एवरीबॉडी नोज एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट टू अस। इसी कड़ी में सीतामढ़ी पेज समझता है कि आपके बच्चों के लिए सही शिक्षा कितनी ज़रूरी है। एक हम लोगों ने एक चेन चलाया है जिसमें हम आप सीतामढ़ी के जितने भी रेस्पेक्टेड स्कूल्स हैं उनका फीडबैक, उनकी जो सोच है, उन्होंने जो तैयारियां की है आपके बच्चों के लिए, उसको लेकर के हम आपके बीच आते हैं। और इसी कड़ी में हम आज एक ऐसे विद्यालय में हैं, हमारे बैकग्राउंड में आप देख भी पा रहे होंगे, तो इस स्कूल को किसी परिचय की ज़रूरत भी नहीं है। विगत 30 सालों से अपने आप को सर्वोच्च शिखर पर रखा है इस विद्यालय ने। बच्चों को ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं कि कहीं ना कहीं इस स्कूल के प्रति जो लोगों का विश्वास है वो अटूट बना हुआ है। अभी हम हेलेंस स्कूल में हैं और यहाँ के डायरेक्टर सर भी हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल मैम भी हमारे साथ हैं। पिछली बार हमने इंटरव्यू किया था जिसमें हमने मैम से बहुत सारी बातें जानी थी स्कूल के बारे में और स्कूल आपके बच्चों के एजुकेशन पे कैसे वर्क करता है उस पे। इस खास शो में हम सर को भी इनवाइट किए हैं और सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने समय दिया है सीतामढ़ी पेज के इस स्पेशल सेशन के लिए। सर से हम लोग जानेंगे कि जो स्कूल का जो एक सफ़र रहा है 30 वर्षों का, और ये स्कूल जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि आज सर्वोच्च के शिखर पर जिसको हम लोग कहते हैं ये स्कूल है, कैसे ये सफ़र कैसा रहा और किस तरीके से ये जो है जो सोच है इन्होंने उसको धरातल पर उतारा, इन सब चीज़ों पे बातचीत होगी। सबसे पहले सर का बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे सीतामढ़ी पेज के इस लाइव सेशन में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे मौका दिया जी, कि आपने मुझे इनवाइट किया मुझे अपनी बातों पर रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जैसे हेलेंस स्कूल की नींव कई साल पहले, लगभग 30 साल पहले जो है आपने डाली थी, तो किस तरीके से क्या आपकी सोच थी उसके पीछे, और क्या 30 वर्षों के बाद आपको ये लग रहा है कि आप जिन चीज़ों को लेकर के आप आए थे सीतामढ़ी में, इस चीज़ की इस्टेब्लिशमेंट की थी, तो क्या वो पूरा होता हुआ दिख रहा है? तो ज़रूर पूरा होता हुआ दिख रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में सीतामढ़ी ने बहुत विकास किया है, लोगों में जागरूकता बहुत बढ़ी है, बच्चे बहुत अच्छे हैं और अपने करियर को लेकर, पढ़ाई को लेकर काफ़ी जागरूक हैं बच्चे। और ये सब मेरी समझ से तो निजी विद्यालय का ही देन है, ज़्यादा देन है, देन तो सबूत का है, निजी विद्यालय का ज़्यादा देन है, जैसा मैं सोचता हूँ। हालांकि आपका जो प्रश्न है उसका जो पहला पार्ट था वो ये था कि आपने स्कूल की शुरुआत कैसे की। तो मैं पहले पार्ट का ही मैं जवाब आपको दे देता हूँ कि स्कूल की जो शुरुआत की, मैंने 1993 में मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद और मेरा जो ट्रेड था वो था सिविल। उन दिनों सिविल में काम नहीं हुआ करता था, तो बहुत सारे विचार करने के बाद क्या किया जाए, जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। और बैकग्राउंड में मेरे वो इंजीनियरिंग रही है, पढ़ाई एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है मेरा, तो चलिए इट वॉज 1994, नॉट 1994। तो बहुत विचार विमर्श के बाद फिर घर में बहुत सारी बातें हुई, तरह तरह की बातें हुई, फिर अपना भी विचार बना। तो एक हम लोग का विचार बना क्यों नहीं एक निजी विद्यालय यहाँ शुरू किया जाए समाज। और उन दिनों मैंने सोचा था कि लड़कियों के लिए मैं स्कूल शुरू करूँ। मैंने मार्केट भी सर्वे किया तो उनमें निजी विद्यालय में लड़कियों की कोई उन दिनों यहाँ पे नहीं। तो मैंने उन दिनों खोला था सेंट हेलेंस गर्ल्स स्कूल। इट वॉज 1994। और जब मैंने स्कूल शुरू किया था तो वो 15 मई 1994 को मैंने स्कूल का ऑफिस शुरू किया, एक कर्मियों के साथ और एक कर्मी के साथ। वो आज भी हमारे साथ हैं। और 12 जुलाई 1994 को प्रथम दिन कक्षा का संचालन यहाँ हुआ था। 12 जुलाई को जब कक्षा का संचालन हुआ तो उस दिन पूरे स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 6 और विद्यालय कर्मियों की संख्या 8। 1994 से 2024 तक का सफर है ये 30 वर्षों के सफर में हम लोग बढ़ते रहे, मैंने कारवां बनता गया और आज हम लोग लगभग 2000 बच्चे और लगभग 200 कर्मियों के साथ हम लोग आपके साथ रहेंगे। सबसे पहले तो सर, ये सफलता का जो एक एग्जाम्पल आपने सेट किया है, आज जो भी विद्यालय खुलती हैं कहीं ना कहीं उसके जहन में रहता है कि हमें भी हेलेंस की तरह बड़ा बनना, तो इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक बात मैं जरूर बताना चाहूँगा, मैं कल सुन रहा था परीक्षा पे चर्चा, अपने माननीय प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी जी ने उनका,
मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जो एक बात जो मुझे अच्छी लगी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही उन बच्चों को जब वो संबोधित कर रहे 100 थे। लोग देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सही। आप कंपेयर मत करें, चलिए। क्योंकि आप कंपेयर करते हैं तो आपको डिप्रेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जो अच्छी चीज़ जहाँ दिखती है उसे जरूर लेना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति परफेक्ट तो होता नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं से किसी न किसी से आप सीखते हैं। कहीं का कुछ अच्छा लगा उसको आपने अपने अंदर आत्मसात किया, कहीं का कुछ अच्छा लगा उसके अपने अंदर आत्मसात किया। तो ये कंपाइल्ड वे में जाके ये कलेक्टिवनेस है। आप हर जगह की अच्छी चीज़ों को आप कलेक्ट करते हैं तो आप अच्छे और बहुत अच्छे, सबसे अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत अच्छे जरूर बन जाते हैं। और मैं उनको ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि जो मैं उनकी तरह बनना है, जरूर सोचे इस चीज़ को उनकी तरह बनना है, लेकिन कैसे बनना है इस पर तो कार्य करना है। जी बिल्कुल सर। और बड़ा अच्छा लग रहा है एक्चुअली सर आपके साथ ये बातें जो शेयर करके, लोगों के साथ शेयर करके। सर ये जो हम लोगों ने एक बात की कि कैसे स्कूल की शुरुआत हुई और किस तरीके से आज वर्क कर रहा है, लेकिन सर क्या लगता है कि क्या वो चीज़ें रहीं जो जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँच पाए? वो किन चीज़ों को आपने मोटिव रखा कि इन चीज़ों पे मुझे काम करना है, जिसकी वजह से आपको ये सक्सेस मिली? बहुत सारे लोग को इससे लाभ मिलेगा, अगर आप बताएंगे। इसमें सिंगल फार्मूला है, निरंतर प्रयास, आप समर्पण, अनुशासन, अगर दो चीज़ हो और अपने कार्य के प्रति प्यार, अगर ये 2-3 चीज़ें अगर आपके पास है तो सफलता पे कदमों को चुनेगी, कोई नहीं रोक सकता। परेशानी हो सकती है, समय लग सकता है। अगर आपको समय लग रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रयास में कोई ना कोई कमी है। आप उसको ढूंढिए, निकाल के लाइए कहाँ पे कमी है। अगर आप उस कमी को ढूंढने में अगर आप सफल हो जाते हैं तो सफलता तो आपके लिए रखा हुआ है, सफलता तो होनी है। मतलब वही हुआ कि केले का पेड़ लगाने और बरगद का पेड़ लगाने में जो अंतर, एक तरह से कह सकते हैं कि बरगद का पेड़ लगने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो आप जो है अपना निरंतर प्रयास जो है वो जारी रखिए। हम सर से फिर इसी फ्रेम में जुड़ते रहेंगे और सर से फिर जुड़ेंगे, लेकिन चूंकि थोड़ी सी मैम से भी बातचीत होनी चाहिए, बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम मैम का बीतता है। मैम सबसे पहले तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, बाहर आप सभी करिए। को सीतामढ़ी वासियों को से जुड़ने का ये सीतामढ़ी देश के जरिए बहुत अच्छा मौका मिला है। सारे अभिभावकों को भी नमस्ते। और ये बातें करने को मौका मिला और ये जी मैम, सबसे पहले ये बताइए कि बच्चे जितने भी पुराने बच्चे हो, नए बच्चे हों, सबकी आप बहुत फेवरेट हो सकते हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि सब लोग एकदम चंदा मैम से मिलने के लिए जो है उतावले होते हैं कि मैम से मिलना है, मैम से मिलना है, चाहे वो बच्चा बहुत पहले पढ़ के चला गया हो, फिर भी लोग आपसे आते रहते हैं मिलने, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो यहाँ से पढ़े हैं और कहीं ना कहीं आपका जिक्र होता रहता है। तो क्या लगता है, क्या कारण है इसका? सर एज ए प्रिंसिपल मैं जब अपना वर्क परफॉर्म करती हूँ, सबसे बड़ी अच्छी बात होती है कि बच्चों से कनेक्ट। आप जितना बच्चों से कनेक्ट रहेंगे, बच्चे भी कनेक्ट होंगे, क्योंकि हर बच्चे के अंदर अच्छी क्वालिटी भी होती है, कुछ गलत आदतें भी होती हैं। तो बच्चा चाहता है या तो छुपा ले या तो फिर अच्छा से एक्सपोजर दे दे। तो ये प्लेटफॉर्म हेलेंस का प्लेटफॉर्म बच्चों के एक्सपोजर के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जब तक उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा तो किसी भी फील्ड में जाके अच्छी डिग्री लेके भी वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर सकते। तो हमारा कार्य, हमारी जो टीम काम करती है, प्रिंसिपल का जो टीम है जो काम करती है, बच्चों के अंदर छुपी क्वालिटी को, स्किल को उभारने का काम करती है। वो डिफरेंट तरीके से हो सकता है। एक तो एकेडमिक परफॉर्मेंस जो अच्छा होना चाहिए, क्लासरूम प्रोग्राम, उसके साथ साथ उनकी बोलना का जैसे स्पीकिंग पावर होनी चाहिए, ड्राइंग में है, डांस में है, म्यूजिक में। तो बच्चा पहले शर्माता है, छुपता है, अपनी क्वालिटी को ही बताना नहीं चाहता, या तो अपनी माँ को बताता है या फ्रेंड को बताता है। स्कूल पे आने के बाद वो टीचर को या प्रिंसिपल देखते हैं कि हाँ इसके अंदर क्वालिटी है। तो बच्चा ये देखना चाहता है और ये तब तक जुड़ा रहता है। जब वो सक्सेस हुआ था तो देखता है कि हमारे स्किल्स को किसने पहचाना है, स्कूल में पहचाना है। उसके अंदर जो इतने सक्सेस हुआ था टीचर्स के जरिए आया, फ्रेंड्स के जरिए आया, तो एक लगाव रह जाता है। जैसे फैमिली के साथ बच्चों का लगाव रह जाता है। और किसी स्कूल में बच्चा जब 10 साल पढ़ाई करता है और अपने फील्ड में जाके अच्छा मुकाम हासिल करता है, तो उसका लगाव स्कूल से, प्रिंसिपल से या टीचर से रह जाता है। बार बार चाहता है कि अपने स्कूल की ओर जाए। और जैसे आप मेरे ऑफिस में आए थे, उसके पहले भी एक स्टूडेंट ही आया था जो अपनी बात रख रहा था कि मैं आगे इस मुकाम में हूँ तो हेलेंस को दो। यही बातें हैं, आप इतने बच्चों से अच्छे से मिलेंगे, प्यार से मिलेंगे, समझाएंगे उसको, आपको वो फेवरेट बना रहेगा, आप भी उसकी फेवरेट बने रहेंगे। मतलब अगर बच्चों को दोस्त ज़्यादा पसंद है तो क्यों ना उससे दोस्ती ही करनी हाँ, अब तो चाहिए। यही समय है। अब बहुत स्ट्रिक्ट नहीं, आपको तो स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा, मगर सही बात बताना ही। जैसे अभी चेयरमैन सर ने कैसे कहा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कल क्या बता रहे थे, परीक्षा पे चर्चा हो रही थी,
वो हर साल बच्चों से मिलते हैं। इस बार भी कल ही उनकी परीक्षा पर चर्चा हुई। वो बताया कि देखिए सबसे इजी टास्क आपके फ्रेंड्स या कोई बोलेगा, जैसे खेलो इंडिया बोला गया तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोले थे खेलो इंडिया नहीं खेलो खेलो, बहुत इजी टास्क है। मगर स्कूल में अभिभावक या पेरेंट्स या प्रिंसिपल तो स्ट्रिक्ट भी होते हैं और सही बात बताते हैं कि नहीं ये करना है, तभी आपको ये सक्सेस मिलेगा। तो वो स्कूल में ही हो सकता है और करना पड़ता है, और बच्चे तब समझते भी हैं। समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है, इसलिए नर्सरी से 10 तक पढ़ाई होती है और 10 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होती है। मैं तो यही कहूँगी बच्चे जब स्कूल में आएंगे प्रैक्टिस करेंगे और स्कूल से जुड़े रहेंगे, उनका डेवलपमेंट जरूर। मैम जैसे कि आपने पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात की, हालांकि हेलेंस का नाम इन चीज़ों में आता है कि चाहे वो क्रिकेट हो या जो भी चीज़ें हों एक्स्ट्रा करिकुलर में, सब में आपने अपने बच्चों को बहुत आगे बढ़ा के रखा हुआ है। मैं देखता हूँ कि शहर के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उसमें आपके बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये किस तरीके से आप उनको प्रिपेयर करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पढ़ाई के साथ साथ मैनेज करवाते हैं? सीबीएसई का कैरिकुलम ही है ऑल राउंड डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, ये आप हर स्किल को आगे बढ़ेंगे। एकेडमिक के साथ साथ हर फील्ड में आगे जो हमारे चेयरमैन मैनेजमेंट ने हमारे जो फील्ड में सुविधा दे रखी है, सारी चीज़ का यूटिलाइज कीजिए। जैसे कंप्यूटर सेक्शन है, ड्राइंग सेक्शन है, म्यूजिक टीचर, सब में विभाग बना हुआ, डिपार्टमेंट बना हुआ है और एक दिन का परफॉर्मेंस तैयारी नहीं होती है। जैसे मेरा पर्सनली ये भी मानना है कि पार्टिसिपेशन जरूरी है। अभी केबी में भी पेंटिंग कॉम्पिटिशन हुआ था तो वहाँ हेलेंस के बच्चे प्राइज जीत के नहीं आए। बच्चे आए मैडम प्राइज नहीं मिला, सिर्फ सर्टिफिकेट आया है। और फिर बेटा पार्टिसिपेशन जरूरी है। फर्स्ट या फिफ्थ रैंक में आओगे वो ज़्यादा जरूरी नहीं, पार्टिसिपेशन जरूरी है। आप बहुत सारे लोगों की स्पीच सुनते होंगे, मन से सुनते होंगे, तो जब बच्चा पार्टिसिपेशन ही नहीं करेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो फिर जीतने की तैयारी कैसे करेगा? तो बस मेरा ये मानना है कि जो भी शहर से कंपटीशन मिले, जो भी स्टेज मिले, आप पहले परफॉर्म करो और पार्टिसिपेशन दो। एक बार आपका अच्छा नहीं होगा, 2 बार, तीसरी बार आप जरूर जीत जाओगे। सर ने जैसे का निरंतर प्रयास आपको परफेक्ट और या आपको सर्टिफिकेट या आपको मेडल दिलाता है, वो करना पड़ेगा। मतलब जी जान से खेलिए, उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ उस पर ध्यान देना जरूरी मगर है। लगे रहिए, फोकस लगे करते रहिए। मैट्रिक का भी रिजल्ट बच्चे प्री बोर्ड दे रहे, 2 प्री बोर्ड दिए हैं, यानी कि 2 महीने से वो लगे हुए हैं और मार्च में उनका बोर्ड का एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। तो लगे रहेंगे तभी वो 80 या 90 या 90 प्लस ला पाएंगे। तो ऐसे ही जैसे एकेडमिक्स में लगे हुए हैं बच्चे और स्पोर्ट्स में या अदर एक्टिविटीज़ में नहीं लगे रहेंगे तो इसकी तैयारी एक दिन में नहीं होगी, या नहीं हेलेंस में नहीं होती है। हमारा डिपार्टमेंट में हर किसी इंचार्ज बने हुए हैं, स्पोर्ट्स इंचार्ज बने हुए, पीटी इंचार्ज बने हुए हैं, तो वो लोग हर दिन प्रैक्टिस करवाते हैं और प्रैक्टिस मैच परफेक्ट, वो तब परफेक्ट होता है, तभी हम कोई चीज़ जीत के आते हैं। सही बोलते हैं जीत के आ गया, नहीं जीत के आया ऐसे नहीं आता है, हम लोग को लगे रहना पड़ता है। बच्चे को क्लास में मैनेज करते हैं, कुछ बच्चे एकेडमिक्स में कभी कभी कोई पेपर छूटता है या टेस्ट छूटता है और ग्राउंड में होते हैं, तो पेरेंट्स कहता है कि मैम रिजल्ट भी खराब हो सकता है, वो ग्राउंड एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है। मगर हेल्थी लाइफ के लिए और परफेक्ट डेवलपमेंट के लिए तो आपको बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। तो एकेडमिक्स में भी स्पोर्ट्स में तो इस पर नज़र प्रिंसिपल की टीचर की होती है, उसकी पढ़ाई छूटे भी नहीं और वो स्पोर्ट्स भी या अदर एक्टिविटीज में भी अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर कमिंग बैक टू यू, एक्चुअली सर आपका जितनी भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं सब में आपका जो है सर रुझान मतलब जाना होता है, आपका इन्वॉल्वमेंट होता है। सर मैं थोड़ा सा जो है मैं कहूँगा यहाँ पे कि मैं अपने लालच से आपको कह रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि सर एक चीज़ की शुरुआत यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आपके स्तर से अगर ये चीज़ हो तो बहुत अच्छा रहेगा कि सर जितने भी फील्ड में हमारे इधर जो आर्टिस्ट लोग हैं जो एक्टिंग के फील्ड में अपने आप को परस्यू करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ यहाँ पे बहुत विशेष व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पे क्या उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं होने वाली है या क्या करना चाहेंगे आप? तो अच्छी बात है, आपने मुझे एक लेआउट दिया, मैं इस पर जरूर विचार करूंगा और होना तो चाहिए किसी भी फील्ड में। अगर बच्चा देखिए अनंत है ना, आप किसी भी फील्ड में आप जाइए, किसी भी फील्ड का कोई और अंत नहीं हो सकता, आप कहाँ तक जा सकते हैं इसे कोई सीमा नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैडम ने बताया कि पार्टिसिपेशन इज मस्ट, आप पार्टिसिपेशन करते रहिए। मैं भी कई बार बच्चों को बोलता हूँ क्योंकि जो दौड़ में जो सबसे पीछे आया है ना वो भी उससे आगे है जिसने हिस्सा नहीं लिया, तो आप मायूस नहीं होना है उसमें। और जहाँ तक खेल का सवाल है तो वैसे मैं सीतामढ़ी जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी हूँ, तो खेल के प्रति तो मेरी रुचि रही है पहले से भी और स्कूल में वो दिखता है कंटिन्यूअस। मुझे याद आ रहा है लगभग पिछले 6 वर्षों का कंटिन्यूअस वो चैंपियन भी रहा है, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन। इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट लीग होता है, वो इंटर स्कूल जो लीग होता है उसमें। खैर सबसे पहले तो सर उसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू धन्यवाद। और फिर अभी आपने जो बताया एक्टिंग के फील्ड पे, तो एक्टिंग के फील्ड में भी होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए।
सर मैम अगर यहाँ पे भी अगर देखा कुछ जा है थिएटर्स ना, होते हैं, जैसे हमारे यहाँ के लोग जो देखा हैं जा कहीं ना अपना कहीं ही स्टोरी डाइवर्ट हो जाते हैं, एक्ट्रेस उनको लगता है कि मुंबई जाना चाहिए, मॉडलिंग वहाँ वो कर किसी रही है, तरीके के शिकार हो जाते मैडम हैं, जानती हैं। उनके जो पैसे होते हैं वो निकलवा लिए जाते हैं और उनको काम भी नहीं मिलता है। तो बेटर हो कि यहाँ अगर लर्निंग की एबिलिटी उनको हो जाए, यहाँ वो प्लेटफॉर्म मिल जाए कि लोग सीख सके और उससे बाहर जा सके। खैर ये मेरा निजी सवाल था सर। अब जो है हम लोग कमिंग बैक टू द टॉपिक्स, जो हम लोग स्कूल के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो स्कूल में किस तरीके से मैम पढ़ाई की किस तरीके से आप लोग देखते हैं कि पढ़ाई को जैसे किताबों में पढ़ाया जाता है, किताब के अलावा हम लोग फिर लेबोरेटरी वगैरह पे आते हैं कि प्रयोग करके जी प्रयोग करवा के जैसे एकेडमिक्स के साथ साथ स्मार्ट क्लास भी दिया जाता है। बच्चे आजकल जैसे वीडियो को अच्छे समझ सकते हैं। क्लास को जब किसी भी साइंस का टॉपिक हो या एसएसटी के टॉपिक हो, जैसे पार्लियामेंट की समझाना या वार मेमोरियल पढ़ाई की समझाना है, और उनको वीडियो दिखाया जाता है कि सारे बच्चे तो अभी इंडिया को मूव नहीं करते, भ्रमण नहीं करते। नेहरू जी का थॉट वे देशाटन में शिक्षा अधूरी है, तो उनको वीडियो के जरिए बताया जाता है। तो ये स्मार्ट क्लास में दिया जाता है। वहाँ पे आजकल सारे बुक्स में एक QR कोड आता है, आप उसमें स्कैन करोगे तो सारे सिलेबस का कंटेंट्स आपके वीडियो में बन के आ जाता है। मतलब जिस पेज में जो कंटेंट है उसको आप वीडियो के फॉर्मेट में देख वीडियो सकते के हैं। फॉर्मेट में देख सकते हैं। अभी स्मार्ट डिजिटल जब से पूरे इंडिया में हुआ है, तो सारे बुक्स को एक स्कैनर दिया गया है। उस स्कैन को टीचर अपने मोबाइल से भी स्कैन करता है या स्मार्ट क्लास में स्कैन करता है, तो सारे कंटेंट्स प्रेजेंटेशन के साथ, स्टोरीज के साथ, सारे उसके क्लास वर्क होमवर्क के साथ, वर्कशीट के साथ सब कुछ स्कैन करके टीचर्स के हैंड में, वो लैपटॉप में, टैब में और स्मार्ट बोर्ड में आ जाता है। तो बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वीडियो क्लास को ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि स्मार्ट मोबाइल हर बच्चा यूज़ कर रहा है। पहले था कि सिर्फ क्लास में ही फोकस था, बच्चे सिर्फ टीचर को सुनते थे और नोट्स भी बनाते थे, थोड़ी कमी आई है। अच्छा है, स्टोरी को जल्दी समझ लेते हैं, तो वीडियो विजुअली जो देखते हैं उसको जल्दी समझ लेते हैं। तो हेलेंस भी स्मार्ट क्लास प्रोवाइड करता है हर सब्जेक्ट में, एसएसटी हो, साइंस हो। ये आपको लिटरेचर में जरूरत नहीं पड़ती है, बट एसएसटी साइंस को समझने में, जानने में उनको पड़ती है, क्योंकि हमारे जो बच्चे रूरल एरिया से आते हैं, बहुत बच्चे बिहार पटना से बाहर भी नहीं गए होंगे, वो समझने दिखाने के लिए स्मार्ट लैब ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देखिए ना, किसी गाना को रिव्यू को सुन लेते हैं, स्टोरी मूवी को समझ लेते हैं, या छोटे छोटे यूट्यूब को चैनल्स को देख कर समझ लेते हैं। तो हेलेंस आज से नहीं 10 साल से स्मार्ट क्लास लैब प्रोवाइड करती है। अब बुक्स बहुत अपडेट होकर आ गया है, टीचर्स भी अब अपडेट नहीं जाते हैं, जो एंड्रॉइड मोबाइल यूज़ करते हैं और कंटेंट्स को विजुअली वो दिखा के बच्चों को अपडेट करते हैं। एकेडमिक्स बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि विजुअली समझें। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से होता है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि चूँकि चीज़ें डे टू डे अपडेट हो रही हैं, तो शिक्षक को किस तरीके से आप अपडेट रखते हैं ताकि वो नई जानकारियाँ, जो नई चीज़ें आई हैं, उनको भी समझ सके और अपने आप को अपडेट रखें, साथ ही साथ बच्चों को भी वो चीज़ें दे सकें। देखिए, प्रेजेंट सिनेरियो में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों का अद्यतन रहना बहुत जरूरी है। अद्यतन मतलब अपडेट रहना बहुत जरूरी है। उनको अद्यतन रहने के कई साधन है, कई मीन्स हैं। वो फेसबुक है, गूगल है, ट्विटर हैंडल है, बहुत सारे विजुअल्स हैं जिससे आप अपडेट रह सकते हैं। आप पुस्तक पढ़ के अपडेट रह सकते हैं, तो अपडेट तो उनको रहना पड़ेगा। और आज के जो प्रेजेंट सिनेरियो में अगर वो कम्पीट करना है तो अपडेट, अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग समय समय पर जब हमारे जैसे टीचर्स मीटिंग होती है, जब उसमें बैठते हैं, तो मैं निश्चित रूप से अपने टीचर्स को ये बताता हूँ कि आप अद्यतन जरूर हैं, क्योंकि पठन पर कोई सीमा नहीं है इसकी, और सीखना तो एक निरंतर प्रक्रिया है। आप जिंदगी भर सीखते रहते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमने सीख लिया, हो गया, मुझे कुछ नहीं सीखना है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप प्रतिदिन सीखते हैं, रोज के हिसाब से कुछ ना कुछ सीखते हैं। और रही बात बच्चों की, अभी आपका सवाल था हमारे प्राचार्य महोदय से, तो उन्होंने, जब मैं उसमें एक लाइन और जोड़ना चाहता हूँ कि जो बच्चे, मतलब बच्चों के अंदर इतना वो डाल दीजिए ना, आप उसके अंदर जैसे क्यूरियोसिटी कर दीजिए, और पठन पाठन की जो सामग्री है ना, अगर हम उन बच्चों को जब उसके अंदर जब इनकलकेट करने जब जाते हैं, तो उसमें सिर्फ रोचकता पैदा कर दीजिए आप। अगर उसको रोचक बना के बच्चों के सामने परोसेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से उसको अपने अंदर आत्मसात करते हैं बच्चों को। किताब की पढ़ी हुई कहानी उनको नहीं याद रहता है, लेकिन वही बच्चा कॉमिक्स पढ़ता है तो वो कहानी उसको याद रहती है, इसलिए कि उसमें रोचकता के साथ उसको प्रस्तुत किया जाता है, उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। बच्चों को कविता नहीं याद होती है, लेकिन किसी फिल्म का गाना उसको याद हो जाता है लाइन बाय। कारण उसका ये है कि उसके अंदर रोचकता है। तो मुझे लगता है कि पठन पाठन की जो सामग्री है, जो भी उसका बेस, उस टीचर्स को, उसमें शिक्षकों को चाहिए कि उसमें रोचकता पैदा हो। मुझे अपनी एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही, जब मैं केंद्रीय विद्यालय का प्रोडक्ट रहा हूँ, मैं केंद्रीय विद्यालय जब आया था, जब मैं वहाँ पे 10वीं में जब मैं था वहाँ पे, तो मेरे प्राचार्य हुआ करते थे डॉक्टर सिंहासन राव।
अनफॉर्चुनेटली नाउअडेज ही इज नो मोर। वो इतिहास पढ़ाते थे, हिस्ट्री, और जब वो पढ़ाने आते, सबसे बोरिंग सब्जेक्ट मुझे हिस्ट्री में, लेकिन जब पढ़ाने आते थे, वो प्रिंसिपल थे लेकिन फिर भी वो आते थे हिस्ट्री का क्लास लेने। वो कंटिन्यूअस 3-3, 4-4 पीरियड पढ़ाते थे और हम लोग इतने तन्मय होकर पढ़ते थे, उसको तो याद ही नहीं रहता था कि चौथी में निकल गई, अरे अब तो रिसेस हो गया, लगातार 3-4, तो क्यों इतना मन लगता था, क्या है ऐसा? तो वो इतना रोचक बना के उसको पढ़ाते थे, और कहीं ना कहीं मतलब उनकी ये बात मेरे दिमाग में हमेशा चलते रहती है। और इसके लिए कहीं से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। आपका प्रेजेंटेशन अगर सही होगा तो ऐसे ही रोचकता उसके अंदर आ जाती है, उसके लिए भाषा अच्छी होनी चाहिए। मैम आपसे भी जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें कि की हाइलाइट्स, अगर जो फीचर्स आपके यहाँ बच्चों को मिलते हैं, उनमें अगर की हाइलाइट्स बताना है कि क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जिससे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, अच्छे स्टेबल हो रहे हैं अपने लाइफ में, तो ये की फीचर्स क्या क्या है हेलेंस प्रोवाइड करते हैं? अगर की फीचर्स की बात मानिए तो देखिए क्लासरूम होगा, आप क्वालिटी या उनका एक्सपीरियंस, अनुभव फास्ट होना चाहिए। बहुत टीचर पूछते हैं इंटरव्यू में, जब मैं उनका अपॉइंटमेंट देती हूँ, जैसे अभी बात करें हमारे विद्यालय से, हेलेंस के विद्यालय से प्राउड मोमेंट है, 7-8 टीचर को बीपीएससी क्वालिफाइड और बिहार गवर्नमेंट में जॉब वहाँ चले गए। तो जब टीचर की कहीं ना कहीं बहाली हो जाती है, गवर्नमेंट जॉब चले जाते हैं, टीचर चले जाते हैं कि अच्छा टीचर कैसे बहाल करना है, कैसे रखना है, और जिस टीचर को रखा जाए जो पढ़ाए। तो सर ने बड़ी अच्छी बात कही, जो मैंने वैसे टीचर्स पे फोकस किया है जो एक्सपीरियंस पे। वो टीचर बोलते कि मैडम मैं एक्सपीरियंस नहीं तो कोई तो मौका देगा, हाँ कोई तो मौका देगा, मगर उन टीचर को फिर आपको ट्रेनिंग दे के, हम लोग कोर्स कंप्लीट करवा के, ट्रेनिंग करा के, बच्चों को पढ़ाने से पहले टीचर्स भी डायरी मेंटेन करके पढ़ते थे कि आप नहीं पढ़ोगे तो पढ़ाओगे। और हेलेंस में सारे टीचर सीतामढ़ी से ही हैं, आपको पता ही है, और सारे टीचर अनुभवी हैं, 10 साल का है, 15 साल का, मगर बहुत सारे टीचर्स गवर्नमेंट जॉब लड़के को जाते भी हैं। अब आप टीचर जो क्वालिटी रख देते हैं, और भी टीचर क्या होता है रिजल्ट अच्छा होना हो तो उनका अनुभव, उनका लर्निंग बोर्ड में अपने आप को रखना, और बीच बीच में ट्रेनिंग देना, क्योंकि जो कोर्स है आपको लिमिट टाइम में पढ़ाना है। कैसे 4 भाग में बांटते हैं, कैसे आप यूनिट टेस्ट लेते हैं, कैसे आप प्री बोर्ड लेते हैं, तो स्कूल लेआउट प्लानिंग करती है। प्रिंसिपल का काम होता है प्लानिंग करना, अपनी टीम के साथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट डिस्कस करना, और कोर्स जो है वो लिमिट टाइम में अच्छे से पढ़ा देना, ताकि बच्चा जब रिटन पेपर टेस्ट में बैठे तो कॉन्फिडेंस के साथ पढ़े। मैम एक चीज़ में तैयारी होती है, प्लानिंग होती है, एक समय एक वर्ड में तो खत्म होगा नहीं, इसकी प्लानिंग पूरे साल ही समय में चलती है, और उस पर टीचर्स हमारे HOD के साथ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ काम करता है, और बच्चों के पास वो पढ़ाई जाती है, वो क्वालिटी जाती है, तब जाके रिजल्ट अपडेटेड रहना है और रिजल्ट का प्रयास करते हैं क्लास प्लान के दौरान। मैम अभी बड़ा अच्छा लगा ये सुन करके कि बहुत सारे लोग जो बच्चे टीचर्स हैं एक्चुअली उनका भी यहाँ job ट्रेंड होते हैं और जा करके फिर बिहार गवर्नमेंट में job पढ़ाई। भी देते तो मैं इस बात की तो गारंटी ले सकता हूँ कि चूंकि वो हेलेंस में पढ़ाई है, वो जहाँ भी अब पढ़ाएंगी बहुत तो बेहतरीन अच्छा, पढ़ाएंगी। हाँ, मैं तो उन टीचरों को भी मैं बधाई दे रही हूँ जो टीचर हेलेंस से बिहार गवर्नमेंट जॉब में गए हैं। मुझे लगता है कि बिहार गवर्नमेंट में गए तो वहाँ भी मन से पढ़ाना चाहिए, जैसे आप हेलेंस में देते आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि मैम वो देंगी, देना एक्चुअली चाहिए। उनकी आदत रही है, इस तरीके का आदत रही है। डिसिप्लिन रहा है जो। और बदलना भी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को बदलना भी चाहिए। बिहार में अभी हम लोग जैसे बिहार से बाहर ही निकलते हैं, किसी सेमिनार में जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है यू बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, यस, तो भी बताया जाता है कि कैसे कैसे बिहार का एजुकेशन सिस्टम कैसे कैसे है। तो अभी हम लोग को और प्रयास करने की ज़रूरत है, और बिहार को और बदलने की ज़रूरत है। और अच्छे फैसले की टीचर्स भी कुछ प्राइवेट से निकल के बिहार गवर्नमेंट में गए हैं, तो जो निजी विद्यालय जो टाइम अच्छा एजुकेशन देती है, तो हर जगह वो बदलाव तो होना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हम लोग लगभग लाइव के जो है अंत में आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा इस पे, क्योंकि हेलेंस को बहुत ज़्यादा जान पहचान और ये करने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। हम लोग बस लोगों को, पेरेंट्स को ये चीज़ें बताना चाहते थे कि क्या क्या फैसिलिटी, किस तरीके का जो पैटर्न है एजुकेशन का वो किस तरीके का रहा है। बाकी अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का है तो अभी पीछे बैकग्राउंड में दिखाई पड़ रहा होगा, अगर कैमरा थोड़ा सा पैन कर दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दिखाई पड़ रही होगी। पूरा प्लेग्राउंड दिखाई पड़ रहा होगा। इस प्लेग्राउंड के बीच में हम लोग जो है इंटरव्यू कर रहे हैं। पीछे आप क्लास का बिल्डिंग देख रहे हैं। हॉस्टल की फैसिलिटी कहे तो हमारे दूसरी तरफ हॉस्टल है, यानी एक कंप्लीट इन्वायरमेंट अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को मिले
तो हेलेंस आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि आपको इसी कैंपस के अंदर, और मैं कहूँ कि यहाँ किसी भी तरीके का शोर शराबा की अगर बात करें तो इतनी शांति है कि अगर मैं माइक दूर भी कर रहा हूँ तो आपकी आवाज़ जो है एकदम क्लियर आ रही हो, क्योंकि बहुत ही सुंदर वातावरण में, बहुत ही अच्छे माहौल में यहाँ जो है एजुकेशन की फैसिलिटी है। सर, ये जिस समय आपका ये जो जगह जिस समय आप लाए होंगे यहाँ पे स्कूल को, उस समय तो बहुत मतलब खाली खाली सा रहा होगा, बहुत मुश्किल हुई होगी। उन दिनों खेत था ही जी, उन दिनों तो खेत ही था। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, मुझे अचानक से याद आ गई, अभी मैं आपको बताता हूँ। वैसे स्पोर्ट्स का जहाँ तक सवाल है, तो मेरा अभी 12वीं का एक बच्चा है, वो आर्चरी में नेशनल खेल रहा है। आर्चरी मतलब तीरंदाजी में। अरे वाह। और 2 बच्चे एथलेटिक्स में नेशनल में गए, 2 बच्चे। वो दोनों तो एक तो दोनों 10वीं का ही है, और जो आर्चरी में गया है वो 12वीं का है। और तीनों बच्चे नेशनल में। पीछे स्काउट्स एंड गाइड्स में बच्चों को वो राष्ट्रपति अवार्ड तक ले जाए। तो ये हम लोग के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। हम तो उनको सिर्फ एक स्थान मुहैया कराते हैं, एक माहौल बना के देते हैं। हमारा विज़न जरूर लगा हुआ है, मेरी दृष्टि उसमें जरूर लगी हुई है, लेकिन पसीना उन बच्चों का ही बहा होता है। ये हमारे जो उसके साथ जो लगे हुए जो हमारे शिक्षक हैं, उनका पसीना बहा हुआ है। तो धन्यवाद के पात्र तो वो भी। रही बात ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मुझे लगता है कि शहर के चारों ओर हर तरफ जाती हैं बस। मुझे नहीं लगता है कोई सा भी इलाका बचा होगा जहाँ हमारी स्कूल की बसें नहीं जाती। बसें हर रूट में जाती हैं। आपका और क्या सवाल था मेरे दिमाग में? जी, दूसरी चीज़ पे हॉस्टल्स की बात हो रही थी, इस माहौल की बात हो रही थी कि जब ये शुरुआत हुई होगी तो बहुत ही मतलब उस पे बातचीत हो रही थी। जब शुरुआत जब ये हुआ था तो यहाँ तो खेत था। CBSE से मान्यता लेने के लिए उन दिनों, अब तो थोड़ा आसान हो गया है, लेकिन उन दिनों के बड़ी कठिन काम हुआ करता था। सच पूछे तो मैं सपने देखा करता था कि मैं ये सोचते सोचते मैं सोता था कि सुबह उठेंगे तो मुझे CBSE वाली चिट्ठी मिल जाएगी, वेयर योर स्कूल इज गॉट एफिलिएशन फ्रॉम CBSE। और मैं सुबह जब उठता था तो फिर वही चिट्ठी कहाँ से आनी नहीं थी, कहाँ से आएगी थी। उन दिनों क्या था ना कि वो 2 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती, तो ये 2 एकड़ भूमि यहाँ तो जाता है। इस भूमि पे फिर विद्यालय का निर्माण करवाया गया। उन दिनों ये सड़कें भी इतनी अच्छी जो है, तो जो अप्रोच रोड है वो भी उतना बढ़िया नहीं था। थोड़ा सा गांव में उतनी जागरूकता नहीं थी। कठिनाई तो बहुत, मेहनत मुझे बहुत करना। अब मुझे मेहनत करने के क्रम में मुझे साहित्य से बड़ा लगाव है, हालांकि विषय मेरा विज्ञान रहा है। दिनकर जी की एक कविता जो मुझे बार बार मुझे हमेशा वो बल देते रहा है, प्रेरित करते रहा है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो ये जो 4 लाइन जो रश्मि रखी है दिनकर जी का महाकाव्य है, उसी का उदाहरण है। तो ये मुझे बड़ा प्रेरित करता है। मुझे हमेशा जब भी कभी परेशानी आती थी या कोई कुछ होता था तो मुझे लगता था कि भाई तो जब आदमी जब जोर लगाएगा तो पत्थर को जब पानी बना सकता है, तो यहाँ तो थोड़ा सा जागरूकता लगेगा, यहाँ तो थोड़ा सा वो जो परेशानियाँ आ रही हैं उससे बाहर निकलना है, तो क्यों नहीं कर सकते हैं। और ये पंक्तियाँ और पारिवारिक सपोर्ट और प्राचार्य महोदया मुझे बहुत अच्छी मिली। हमारे जो टीम है वो टीचर्स का टीम बहुत अच्छा है। ऑल ऑफ देम आर डेडिकेटेड, दे आर लॉयल। तो ये सारी चीज़ें अच्छी मिली तो हौसला बना। और सारा अब देख रहे हैं, अभी हम यहाँ बैठे हैं, अब देख रहे हैं आखिर ये जागरूकता इतनी बड़ी कि इस आस पास के लोग बच्चे में पढ़ने आते हैं। ये आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इनकी। ये तो पिछले कुछ वर्षों से ये शुरू हुआ है। अभी आपको ये RT शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, लेकिन जब वो नहीं था तो ये कहीं से भी मेहनत करके लाते थे और दे यूज्ड टू पे दिस व्हाटएवर इज द फी। तो ये जागरूकता का स्तर तो बढ़ा। तो मुझे लगता है कि मेरा रिम्यूनरेशन यही है कि मैं इनको जागरूक कर पाया कि बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं और अच्छा कर भी रहे हैं, जिसमें से निकल के बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी कुछ बच्चे तो मुझे तो लगता है तो 30 वर्ष का की यात्रा हो गई, 20 वर्षों में तो मुझे हमको लगता है कि इंटायर इंडिया बच्चे मिलने लगे होंगे कहीं जा। और जब वो बच्चे मुझे मिलते तो उस जो अब जाके अब मान लीजिए अब कभी एयरपोर्ट पे हो, कभी रेलवे स्टेशन पे हो, कभी किसी कार्यक्रम में आप हैं और वो विद्यार्थी अब उसको पहचान नहीं रहा हो, अब उसका कोई स्कूल वाला फेस आपको याद है, अब उसका चेहरा भर गया, मूछें हो गई, दाढ़ी हो गई,
अब पहचानना मुश्किल हो रहा हुआ कि आपको जब वो पैर छू के जब आपको अभिवादन करता है, आपको जब वो प्रणाम करता है पैर छू के, तो वो जो फीलिंग है ना, यू कैन फील ओनली, यू कैनॉट एक्सप्लेन। आप इसको कहीं से बाइक परचेज नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते हैं इसको। और मुझे लगता है कि मेरी कमाई है और मेरे जीवन की कमाई है, और मुझे अक्सर मिलते हैं जगह जगह पर। एक छोटी सी मैं एक बात मुझे बता दूँ, मैं ट्रेन से कहीं मैं यात्रा कर रहा था, वो जो ट्रेन जो है वो गंतव्य पे सुबह 4 बजे पहुंचना था, और मुझे वो लड़का मिल गया था मुजफ्फरपुर स्टेशन पे। और 4 बजे सुबह में जब ट्रेन जब गंतव्य स्थान पे जब पहुंची तो अंधेरा रहता है, और जब हम लोग वो कुप्पा होता है फर्स्ट क्लास एसी का, जो हम लोग जब उसको खोले सामने खड़ा है, बोले यहाँ क्या कर रहे हो अभी तुम? तो सर बोले ले लेंगे बेटा, तो ले लेंगे। नहीं सर, और अब मतलब अभी भी हमको सिवरिंग हो रहा है जब वो चीज़ जब याद कर, तो ये हम लोग कमाई है, बड़ा मजा आता है। बच्चे जब वो बच्चा जब राष्ट्रपति अवार्ड लिया और वो राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में था, तो हमको लग रहा था अभी जब वो सुखदेव नारायण का जब बड़ा सा ट्रॉफी उठा रहा था वो क्रिकेट जीत के, तो हमको लग रहा था हम ही उठा रहे हैं। अपने स्कूल के दिनों में सर्च करने लगता है, तो ये अलग ही है, आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। सुनते हुए भी मुझे भी गूज़बम्स आ रहे हैं सर। एक्चुअली मैम, हमें पॉइंट पे आना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी देख रहे होंगे। मैम, हम लोग एक आखिरी टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है हमारे समाज में चीज़ों की। उसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक है डिसिप्लिन, क्योंकि कहीं ना कहीं धीरे धीरे देखा जा रहा है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं discipline की कमी होती जा रही है हमारे समाज में। पहले हम लोग का बचपन याद है कि हम लोग जो है सिर्फ अपने पेरेंट्स की नहीं, सबके पेरेंट्स की इज्जत करते थे, सबसे जाकर के सुबह में अभिवादन करना, सारी चीज़ें होती थी। लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों में कमी आ रही है। तो क्या आपका उस तरीके से बच्चों पे आपने उस तरीके से कंट्रोल बनाया है कि वो डिसिप्लिन को सीखना है, वो ऑटोमेटिक चीज़ें हो रही हैं सत्र में? दिख रहा जीवन में सफलता पाना है तो डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। और आज का जो परिवेश है, हम लोग मिलेनियम में जी रहे हैं। मैं तो सारे पेरेंट्स को, अभिभावक जो सुन रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों को समय दें। आज भागम भाग की ज़िंदगी में पेरेंट्स बच्चों को समय कम दे पाते हैं। क्या स्कूल जैसे पीटीएम में होता है तो पीटीएम तक पहुँचे, कि बच्चे चाहते हैं कि उनकी शिकायतें टीचर्स के माध्यम से या सोसाइटी के माध्यम से ना पहुंचे। पेरेंट्स को खुद पता हो कि मेरे बच्चे के अंदर में क्या अच्छाई है और क्या कमी है। अगर बच्चे पेरेंट्स ही सिर्फ समझाएंगे, उनको अपने बेडरूम में या ड्राइंग रूम तक बिठा के समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उनके साथ फ्रेंड बन के समझाएंगे, तभी अनुशासन पे कंट्रोल होगा। ऐसा नहीं कि सारे बच्चों का अनुशासन खराब होता है। सिर्फ स्कूल के भरोसे नहीं छोड़ना है, पेरेंट्स नहीं छोड़ना है, नहीं 2-3 पॉइंट पर जरूर मेरा सुनना चाहिए, अभिभावक को भी सुनना चाहिए। कि देखिए, मैं एज ए प्रिंसिपल मैं देख उन बच्चों का अनुशासन बहुत अच्छा जाता है, रिजल्ट बहुत अच्छा, जिनकी मम्मी या पापा एक भी पर दोनों में से कोई इंडिविजुअली स्कूल तक पहुंचता है और उसके टीचर से या बच्चों से या अपने आप को जोड़ के रखता है, उनका रिजल्ट या उनका अनुशासन बहुत अच्छा। रिजल्ट 70% आएगा तो चलेगा, मगर अनुशासन बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि लाइफ में जब वो प्लेटफॉर्म पे आते हैं, वर्किंग प्लेटफॉर्म में आते हैं, तो डिसिप्लिन और डेडिकेशन ये दोनों काम आता है। मैं सारे पेरेंट्स यही करूँगी कि अभी भी समय नहीं बिगड़ा है, समय नहीं गया है। आज से भी अगर हम पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ समय क्वालिटी टाइम स्पेंड करें या उनको घुमाने ले जाइए। मैंने पिछले इंटरव्यू में यही कहा था कि अभी एक बच्चा रिजल्ट खराब हुआ तो मुझे पता चला कि बार बार अपने पेरेंट्स को बोला कि पापा मुझे बिहार से बाहर घुमाने ले चलो, या बिहार में कहीं भी, तो आप राजगीर ले जाइए, दार्जिलिंग ले जाइए, जो आपका बजट हो, पॉकेट बजट हो। ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समय क्वालिटी टाइम सिर्फ आप फैमिली को देंगे, बच्चों को देंगे, तो उसके अंदर क्या कमी है तो उसको प्यार से समझाएंगे और संभालेंगे। हम लोग सिर्फ कहते हैं बच्चे आज के बिगड़े हुए हैं, नहीं, बच्चे आज के बिगड़े हुए नहीं हैं। सोसाइटी में बहुत कुछ ऐसा बदलाव आया है जो उसका असर हुआ है। जैसे आपका हेल्थ खराब होता है, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट का असर होता है, ठंड की वजह से हो, गर्मी की वजह से हो, तो तबीयत खराब होती है। उसको फोकस करने की जरूरत है, कैसे ठीक किया जाए। सॉरी, वैसे ही बच्चे बिगड़े हुए नहीं है, इन्वायरमेंट का असर है, आपकी सोसाइटी का असर है। उसको तो पेरेंट्स को, स्कूल को मिलकर ठीक करना होगा। तो अपने बच्चों पर ट्रस्ट और विश्वास दोनों रखना होगा और क्वालिटी टाइम देना होगा। आज के अभिभावक टाइम कम देते हैं। या फिर एक और बात मैं कहूँगी कि आज के बच्चे को कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं है, कैसे कॉन्फिडेंस डेवलप हो, क्योंकि वो 4 दोस्त जो कह देते हैं उनका ज़्यादा सुनते हैं, अभिभावक कम या स्कूल कम या टीचर कम है। तो टीचर्स आपके अपने हैं, प्रिंसिपल आपकी अपनी और अभिभावक भी अपने हैं। मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पेरेंट की सुनो, मम्मी पापा या आंटी अंकल के सुनो। वो सोसाइटी के 4 जो लोग आपको बाहर मिलते हैं, वो आपका हाथ पकड़ के पूरे जीवन नहीं चलने वाला है। वो फ्रेंड्स है, तो उसका लिमिट दायरा फिक्स करो।
और सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आपके सीतामढ़ी बेस के जरिए अभिभावक से करूंगी, वो टाइम जो कंफ्यूजन में आप कॉन्फिडेंस लूज करते हो दोस्तों से बात करके या अदर सोसाइटी मेंबर से बात करके, वो समय वो डिस्कशन पेरेंट्स से करो तो सही जगह पे पहुंच पाओगे, आपके पेरेंट्स वहां तक ले जाएंगे। क्योंकि 12वीं के बाद भी आपका जीवन वोकेशनल कोर्स हो या प्रोफेशनल कोर्स हो, तो पेरेंट का सहयोग चाहिए। और वो जो गैप बन रहा है, जिसको आप डिसिप्लिन का नाम दे रहे हैं, बिगड़ रहा है, वो गैप भी फिलअप होगा। और बच्चे में क्वालिटी बहुत है, मगर पहुँचाने की जरूरत है। मेरा बच्चा किस फील्ड में अच्छा करेगा, सब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, बहुत सारे फील्ड हैं, तो उसको तो डिस्कशन पेरेंट्स नहीं कर पाएंगे। तो बस रिक्वेस्ट सारे अभिभावकों से होगा बेस के जरिए कि अब बच्चों को समय दे। जैसे अभी 10th के बच्चे हैं, जो प्री बोर्ड के बच्चे हैं, मैं उनको ऑल द बेस्ट बोलती हूँ, गुड लक बोलती हूँ। और पेरेंट्स बच्चों को समय दे, उनके साथ जागने का समय 1 घंटा दे और सोने समय 1 घंटा दे। तो इससे बहुत बड़ा चेंज जो है बहुत वो बड़ा देखने चेंज होगा, कोई स्ट्रेस बच्चों को नहीं होगा। और अनुशासनहीनता का जो पाठ हम लोग देखते हैं कि ये हो रहा वो हो रहा, वो भी कमी आएगी। आफ्टर ऑल पेरेंट्स ही संभालते हैं बच्चे। थोड़ी थोड़ी बातचीत जो है बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको भी पता चलता रहे। और आपको कितना पता चलेगा इससे मतलब नहीं है, बच्चे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारे पेरेंट्स जो हैं, हम बता सकते हैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और इसी से आपका बच्चा जो है और आगे बढ़ सकता है। मैम, हम लोग अंत में आ चुके हैं। अब आप इसके अलावा जो डिसिप्लिन पे जो बात है, इसके अलावा जो पेरेंट्स को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने विद्यालय परिवार की तरफ से? सारे अभिभावकों को बस यही कहना चाहेंगे कि अभी तो एडमिशन का भी समय है, आप स्कूल विजिट कीजिए, स्कूल विजिट कीजिए, आपके बच्चे के लिए जो अच्छा परिवेश हो वहाँ आप अपने बच्चों का नामांकन करवाइए। और हेलेंस वेलकम करता है सारे अभिभावकों को, सारे बच्चों को, कि आप विजिट करके और अपनी क्यूरियोसिटी जो जानना चाहते हैं, जो सीतामढ़ी शहर में होना चाहिए, अगर आप है तो आप नामांकन करवाएं। और पूरी डेडिकेशन के साथ, सिक्योरिटी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि आपकी जो अपेक्षाएं हैं संस्था से, वो हम लोग फुलफिल जरूर करेंगे। तो अभिभावकों से यही कि जरूर विजिट कीजिए, एक बार स्कूल को विजिट करना चाहिए, क्योंकि आप आके देखेंगे नहीं क्या क्या आपके पास, जानेंगे नहीं सोर्स क्या क्या है। जैसे आप कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो मॉल में आप शॉपिंग करते हैं, डिस्प्ले में लगा होता है, आप देखते हो, समझते हो, तब जाके परचेसिंग करते हो। तो आपको तो एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, तो आपको जरूर विजिट करनी, अब तो ऑप्शन भी बहुत है, तो आप जरूर विजिट कीजिए और स्कूल को आइए। जो क्यूरियोसिटी जाननी है, प्रिंसिपल से मिलना है, हमारे टीचर से मिलना है, एकेडमिक्स के बारे में जानना है, तो ऑफिस में वेलकम है, मिलिए और तब नामांकन करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर से भी जानते हैं कि सर अपनी तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे, विद्यालय की तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे अभिभावक और बच्चों को। देखिए, अभिभावक को तो जैसे मैडम की बात से पूछता हूँ, हमारे बच्चों को अभिभावक से मिलने वाला समय मिलना ही चाहिए, चाहे वो कितने भी व्यस्त हो, चाहे कितने भी उनके साथ असाइनमेंट्स हो, बहुत व्यस्त है, जो कुछ भी है, लेकिन जो बच्चा है उसको अपने माता पिता से मिलने वाला समय निश्चित मिलना चाहिए। उन बच्चों क्या है ना कि आपको रिवार्ड एंड पनिशमेंट दोनों का वो कॉम्बिनेशन सही रहना चाहिए, दोनों का सामंजस्य सही रहना चाहिए। उस बच्चे को अगर आप सिर्फ रिवार्ड भी नहीं कर सकते, सिर्फ पनिशमेंट भी नहीं दे सकते, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ी पतली सी रेखा होनी चाहिए। तो कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा, इसका ध्यान रखना ये अभिभावक का काम है। ये विद्यालय कर ही नहीं सकता, क्योंकि 5-6 घंटे यहाँ हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे में कॉन्फिडेंस हो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। इसका ध्यान ये कब होगा, ये जब होगा जब आप अपना क्वालिटी टाइम उसके साथ स्पेंड करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 घंटा लगाए, कोई ज़रूरी नहीं। आप खाने के टेबल पर भी 10 मिनट बात कर लीजिए ना, उससे उसके मतलब की बात कीजिए, तभी उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। हम खाने के टेबल पे बात करेंगे तो मान लीजिए मैं अपने व्यवसाय की बात कर रहा हूँ या मैं अपनी नौकरी की बात कर रहा हूँ, तो बच्चों को क्या समझ में आएगा। उससे स्कूल की बात करिए, उससे उसके दोस्तों के बारे में बात करिए, उससे कोई क्रिकेट मैच अगर हो रहा है उसके हिसाब से बात करिए, तो उसको लगेगा कि हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे साथ हमारा ये करते हैं, हम पर भरोसा करते हैं, हम पर ट्रस्ट करते हैं, वो अपनी बात को कहेगा, उसका तो बहुत खुलेगा। तो जानते हैं वो जो बच्चे, अगर हम बहुत कवर कर देते हैं, अगर अपने बच्चे को बहुत कवर कर दीजिएगा, तो उस बच्चे को डे टू डे लाइफ लीड करना कभी ना कभी तो करना होगा। हम जब उसको एकदम से कवर करके रखेंगे, तो जिस दिन वो बच्चा अपने डे टू डे लाइफ लीड करने चलेगा उस दिन कुछ नहीं। तो इसलिए बच्चे के उम्र के हिसाब से उसके ऊपर लोड पड़ना चाहिए, उसके साथ डिस्कशन होना चाहिए, पारिवारिक डिस्कशन करें उसके उम्र के हिसाब से। 5वीं का बच्चा है तो उसके हिसाब से करें, 10वीं का बच्चा है उसके हिसाब से करें। मतलब ये तो थोड़ा पेरेंट्स को मेरा अपील भी है सारे अभिभावकों से कि आप जरूर करेंगे और देखिए उसका कितना गुणात्मक परिवर्तन उसका।
बच्चा कोई शैतान नहीं होता। बच्चे में बाल सुलभ शैतानियां तो रहेंगी, ये नैसर्गिक है, आप इसको दूर नहीं कर सकते। जिस बच्चे में बाल सुलभ शैतानी नहीं है इसका मतलब वो डमी है। तो बाल सुलभ शैतानी तो चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव वे में रहना चाहिए, इसमें पॉजिटिव रहना चाहिए। वो बाल सुलभ शैतानी कब बाल सुलभ के आगे निकल जाती है ये ध्यान हम नहीं रख पाते हैं, ये पता नहीं चल पाता है। तो ये सब बड़ी पतली सी चीज रेखाएं होती हैं इन सब के बीच में। जैसे मैंने अभी आपको बताया कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, बाल सुलभ शैतानी कब उसमें से बाल सुलभ खत्म हो जाता है, सिर्फ शैतानी रह जाती है। तो ये बहुत बड़ी पतली सी रेखा है, बहुत पतली है। कब आदमी क्रॉस कर जाता है, जैसे पेरेंट्स या कोई हम भी हैं, आप भी हैं, हम सब लोग हैं, पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे को मोह और प्रेम, अब हर आदमी अपने बच्चे से प्रेम करता है, लेकिन वो कब मोह में बदल जाता है। तो इन सब सारी चीज़ों को इसलिए पेरेंट्स को भी थोड़ा सा मुझे लगता है करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। अगर बच्चों में गुणात्मक परिवर्तन आप चाहते हैं, उस बच्चों को चाहते हैं कि सफलता के शिखर पे, आजकल क्या बोलता है, आजकल लोग बोलते हैं ना कि आज के ज़माने में बच्चों के साथ साथ माता पिता को भी पढ़ना पड़ता है। तो माता पिता किताब थोड़ी पढ़ते हैं, उनकी यही पढ़ाई है, उनको यही पढ़ना है उनके साथ। आप सिंपल सा एग्जाम्पल लो ना कि आप टीवी पे बैठ के सीरियल देख रहे हो और आप चाहो कि आपके बच्चा उधर मैथ्स बना ले, संभव है? नहीं संभव है। आपको टीवी बंद करना है, बताइएगा, तभी बच्चा वो मैथ्स बना रहा होगा, या अंग्रेजी कोई कविता याद कर रहा होगा, या हिंदी कोई कविता याद कर रहा होगा। तो हमारी तो पढ़ाई है, एक पेरेंट्स की पढ़ाई है। मेरा ये संदेश है सारे अभिभावकों को कि अपने बच्चों को आपका क्वालिटी टाइम जरूर है, उसके उम्र के हिसाब से उसके साथ विचार विमर्श करें, उससे उसकी एबिलिटी बढ़े, उसके निर्णय लेने की क्षमता का बढ़ेगी। बहुत सारी चीज़ें, आप गुणात्मक परिवर्तन आएगा, आप देखिए ना, करके तो देखिए, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और मुझे खुद भी सर लगता है, हालांकि बचपन की बात ना करें, अगर बड़े बच्चों को भी मुझे लगता है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, वह उस टाइम के बाद खासकर लड़के वो पिता से बात नहीं कर पाते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा समस्या, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। वो पापा से खुल के बात नहीं कर सकता है, अगर कुछ गलती भी हो गई तो वो उसको भुगत लेगा, लेकिन वो उसके बता नहीं सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पेरेंट्स से बात करें, एक गैप ना आए। इसका ध्यान सिर्फ बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को भी रखना चाहिए। तो आज का लाइव यहीं पे करेंगे ख़त्म। आप एक जो आइडियल स्कूल में जो भी फैसिलिटी आप चाहते हैं, वो सारी की सारी फैसिलिटी हेलेंस में अवेलेबल है। अगर आप लास्ट में जुड़े हैं हेलेंस से, इस लाइव से, तो आपको जो एक बार फिर से ये पूरा का पूरा वीडियो देखना चाहिए। ये आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकता है, अच्छा विकल्प हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए जो है कारगर सिद्ध हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम अमित है और आप ये लाइव सीतामढ़ी पेज के माध्यम से देख रहे थे। हेलेंस स्कूल से हम आपको सारी चीज़ें अपडेट दिखा रहे थे। आपको, अगर आप अपने बच्चों के लिए एक सही विद्यालय की तलाश करें, तो आपकी तलाश पूरी हो चुकी है। आप एक बार हेलेंस जरूर आइए। हेलेंस में आने के बाद आपको दिखाई पड़ता है बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए क्यों हेलेंस सबसे बेहतरीन जगह। नमस्कार, फिर जुड़ेंगे किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।